हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर एनसीईआरटी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक पे एसएसटी कंप्लीट सिविक्स को पढ़ने जा रहे हैं, सॉल्यूशन यूपी बोर्ड। हमने हिस्ट्री की वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर हमारे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम पूरा फर्स्ट टू लास्ट चैप्टर सभी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है, हम सब बुक वर्क को सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर है, इसे थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर पहला चैप्टर है हमारा लोकतंत्र। अभ्यास, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्यों आवश्यक है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजती है। यह स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था द्वारा ही संभव है। यदि निर्वाचन पर किसी व्यक्ति, संस्था या पार्टी का दबाव हो तो सही प्रतिनिधि का चुनाव संभव नहीं है। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है हमारा, संचार माध्यम या मीडिया से क्या अभिप्राय है? इससे जनता को क्या लाभ होता है? उदाहरण देकर समझाइए। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जब कोई सूचना देश विदेश के जनसमूह तक संचार माध्यमों द्वारा पहुंचाती है तो उसे जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। इनसे जनता को निम्नलिखित लाभ है। अब लाभ क्या है देख लेते हैं। पहला, इसके द्वारा जनता को केंद्र, राज्य सरकार एवं स्थानीय सरकार के निर्णय एवं नीतियों की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा, सरकार एवं उससे संबंधित संस्थाओं के कार्यों की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, अपनी बातें सरकार तक पहुंचाने का सशक्त साधन है। चौथा, सरकार को अपने शासन तंत्र की कमजोरियों तथा देश की स्थितियों को से अवगत कराता है। पांचवा, देश विदेश में होने वाली हर एक घटना से अवगत कराता है। अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है, संसद, विधान सभा अथवा ग्राम पंचायत के लिए प्रतिनिधि चुनते समय अपने किन बातों का ध्यान रखेंगे? उत्तर, प्रतिनिधि शिक्षित हो, योग्य हो और अनुभवी हो। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है हमारा राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों के अंतर्गत किस प्रकार के अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं? अब उत्तर है, इन मौलिक अधिकारों के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं। राजनैतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार क्या है? पहला, भारत का कोई भी नागरिक संविधान अनुसार चुनाव लड़ सकता है। नागरिक किसी भी राजनीतिज्ञ को उसकी सेवा अवधि समाप्त होने पर चुनाव में पराजित करके बदल सकते हैं। और यहाँ पे सेवा अवधि कितनी होती है हमारे भारत में? 5 वर्ष की होती है। अब यह तीसरा है, वे सरकार के किसी अनुचित कार्य की भाषण या लेख द्वारा निंदा कर सकते हैं। अब ये चौथा है हमारा, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के पुरुषों और स्त्रियों को मत देने का अधिकार है। प्रत्येक मतदाता गुप्त मतदान करता है। सामाजिक अधिकार। पहला, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को ऐसे कामों पर लगाना से रोकना जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा कमजोर वर्गों के स्त्रियों तथा बच्चों को सुरक्षा प्रदान की गई है। लोकतांत्रिक शासन में नागरिक सरकारी नीतियों का विरोध वैधानिक और शांतिपूर्ण उपाय अपनाकर कर सकते हैं। चौथा,
आवश्यकता पड़ने पर वे संगठित रूप से जुलूस निकालकर या प्रदर्शन करके भी सरकारी नीतियों का विरोध कर सकते हैं। 5वां, सार्वजनिक संस्थानों पर प्रत्येक व्यक्ति जा सकता है। अब यहाँ अगला है, लोकतंत्र में स्वतंत्र न्यायपालिका का महत्व है। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका पर होता है। जनता को समान न्याय दिलाने हेतु न्यायपालिका को सरकार के दबाव और नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार लोकतंत्र में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। अब यहाँ राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना क्यों जरूरी है, एक उदाहरण दीजिए। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव चिन्ह होना जरूरी है क्योंकि चिन्ह न होने में से उनकी जनता में पहचान, प्रचार कार्य, चुनाव का कार्य समुचित रूप से नहीं हो सकता है। जैसे कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है और हाथ का पंजा कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। अब यहाँ पे है, चुनाव की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। निर्वाचन आयोग चुनाव से पहले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक मतदाता सूची बनवाता है। भारत का प्रत्येक नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो गई है मतदाता सूची में पंजीकृत होने का हकदार है। किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, वंश या लिंग के आधार पर मतदाता सूची में सम्मिलित होने से वंचित नहीं किया जा सकता। चुनाव की प्रक्रिया का प्रारंभ राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा जारी अधिसूचना से होता है। निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करता है। उम्मीदवार को नामांकन पत्र दाखिल कराने को पर्याप्त समय दिया जाता है। निर्वाचन अधिकारी नामांकन पत्रों की जांच कर उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी करता है तथा उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के लिए समय दिया जाता है। चुनाव प्रचार के दौरान उम्मीदवारों को आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। अब यहाँ पे अगला पैराग्राफ में है, चुनाव प्रचार मतदान की तिथि से 48 घंटे पहले बंद हो जाता है। मतदाता को चाहिए कि मतदान वाले दिन अपना मतदाता पहचान पत्र EPIC, जैसे वोटर ID कार्ड जिसे आज कहते हैं, लेकर मतदान केंद्र पर जाएं और अपना वोट अवश्य डालें। मतदान हेतु मतपत्र या EVS का प्रयोग किया जाता है। मतदान के बाद पहले से निर्धारित तिथि एवं स्थान पर मतगणना होती है। सर्वाधिक मत पाने वाले उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। ये टोटल इसका हो गया। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, अब इसमें पूरा क्वेश्चन आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। सभी वयस्क नागरिकों को मतदान करने का अधिकार है, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना वोट देने नहीं जाते। सोचिए ऐसा होता है तो उसका क्या परिणाम होगा। कम वोट मिलने के कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं होगा। अब यह प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। उत्तर आपके क्वेश्चन बुक में दे रखे हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने डायरेक्ट उत्तर लिख दिए हैं। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। यदि कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलती है। संविधान में भारत को लोकतांत्रिक देश घोषित किया गया है। मतदान करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग होता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की व्यवस्था है। अब यहाँ पर है चैप्टर नंबर 2, देश की सुरक्षा एवं विदेश नीति। अब यहाँ पे अभ्यास शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
अब पहला प्रश्न है इसका, देश की सुरक्षा में सहायक संगठनों के बारे में लिखिए। सेनाओं के 3 अंगों के अतिरिक्त कुछ अन्य संगठन हैं जो देश की सुरक्षा के लिए कार्य करते हैं। देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर स्थायी रूप से चौकसी का कार्य सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसे BSF आज कहते हैं, नामक संगठन करता है। समुद्र तट की सीमा पर की सुरक्षा में तटरक्षक कोस्ट गार्ड संगठन कार्य करता है। इसके कार्यों में रक्षा प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, तस्करी रोकना तथा खोज बचाव के दलों का गठन करना मुख्य है। तीसरा महत्वपूर्ण संगठन प्रादेशिक सेना, टेरिटोरियल आर्मी है। यह नागरिकों का एक संगठन है। इसमें देश की सुरक्षा कार्य में भाग लेने के इच्छुक नागरिक अपने खाली समय में सैन्य प्रशिक्षण ले सकते हैं। चौथा संगठन नेशनल कैडेट कॉर्प्स NCC है। इसमें बालकों के साथ साथ बालिकाओं का भी डिवीज़न है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्काउट एवं गाइड्स के प्रशिक्षण की व्यवस्था है, जैसे हमारे JNV जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया इससे, और यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय हो गया। इन सभी में केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त देश के आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोग की सुरक्षा, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर आदि की भी सुरक्षा करता है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF भारत के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से सबसे बड़ा है। यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के तहत काम करता है। CRPF के प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य या संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। रैपिड एक्शन फोर्स RAF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक शाखा है जो दंगों एवं भीड़ को नियंत्रित करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG गृह मंत्रालय के निरीक्षण में काम करती है और इनका मुख्य कार्य विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा, बंधकों का बचाव, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को आतंकवादी खतरों से सुरक्षित करना है। विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने किस नीति का समर्थन किया? विश्व में शांति स्थापित करने के लिए भारत ने गूढ़ निरपेक्षता की नीति का समर्थन किया। पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? देश में प्रथम पंचशील क्या है एवं इसके सिद्धांत कौन कौन से हैं? उत्तर, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू युद्ध के स्थान पर शांति को महत्व देते रहे। वह सभी राष्ट्रों की स्वतंत्रता एवं समानता के समर्थक थे, इसलिए किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने के भी विरुद्ध थे। उनके इन्हीं विचारों से 1954 में 5 सिद्धांत बनाए गए जिन्हें पंचशील के नाम से जाना जाता है। ये हमारी विदेश नीति के आधार है। ये सिद्धांत इस प्रकार है, ये पॉइंट में दे रखे हैं। एक दूसरे के राज्य की सीमा एवं उनकी प्रभुसत्ता का सम्मान किया जाए। दूसरा, एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण ना किया जाए। तीसरा, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप ना किया जाए। चौथा, समानता और पारस्परिक लाभ को ध्यान में रखा जाए। पांचवा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना का पालन किया जाए। अब ये है हमारा कोरिया और कांगो के संकट के समय भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या सहायता की? उत्तर, भारत जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बना है वह लगातार उसे अपने सहयोग प्रदान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ
के निर्देशों के पालन में ही कोरिया के संकट के समय भारत ने एक डॉक्टरी दल भेजा एवं कांगो में संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ अपनी सैनिक टुकड़ियां भेजी। प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन डैश परीक्षा होती है। इसमें हो गया परीक्षा चयन। सेना में भर्ती होने के लिए पहले चयन परीक्षा होती है। समुद्री मार्ग में तस्करी रोकने के लिए तटरक्षक संगठन कार्य करता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। शस्त्रों की होड़ से युद्ध की संभावनाएं बढ़ जाती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों में से जो सही है उनके आगे राइट का निशान चिन्ह लगाएं। इसमें का है, भारतीय सेना के 3 अंगों का मुख्यालय दिल्ली है, राइट है। वायुसेना के अध्यक्ष को एडमिरल का कहते हैं, रॉन्ग है। महिलाओं को सेना में भर्ती नहीं किया जाता, रॉन्ग है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 है, वैश्विक समुदाय एवं भारत। तो इसमें प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए हैं, तो अब मैं आंसर पढ़ देता हूँ। का क्वेश्चन है आपका, उसका आंसर है 20वीं सदी में 2 विश्व युद्ध हुए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते थे। महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार अवश्य होती है। महासभा के सभापति का कार्यालय 1 वर्ष के लिए होता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रकुल के सदस्य अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई। 20वीं शताब्दी में अब तक 2 महायुद्ध हो चुके हैं। इसमें अपार जनधन की हानि हुई है। अनेक देश पूरी तरह नष्ट हो गए। संसार में ऐसा विनाश फिर ना हो, इस उद्देश्य से विश्व के 51 राष्ट्रों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों एवं विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग हैं। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, चौथा संरक्षण परिषद, 5वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, 6ठा सचिवालय। इसमें दक्षेस एवं आसियान के बारे में लिखिए। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है। फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संबंध है। यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। महासभा, सुरक्षा परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो उत्तर हो जाएगा पहला महासभा के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र महासभा में 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय 1 ही वोट दे सकता है। वर्ष में इसकी 1 बैठक अवश्य होती है। इसका सभापति केवल 1 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। महासभा विश्व की गहन समस्याओं पर विचार विमर्श के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है। और दूसरा सुरक्षा परिषद, ये थोड़ा धुंधला हो गया है। यह विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। 2 राष्ट्रों के बीच हुए विवाद को हल करने का प्रयास करती है। युद्ध होने की स्थिति में उसे समाप्त करने का प्रयास करती है और उसके लिए सेना भी भेजती है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य होते हैं, जिसमें चीन,
एंड फ्रांस, अमेरिका व रूस और 5 स्थायी सदस्य हैं। शेष 10 अस्थायी सदस्य महासभा के केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों में आपस में विवाद और मतभेद हो जाने पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उसको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला चैप्टर है चैप्टर 4 नागरिक सुरक्षा। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हवाई हमले से बचने के क्या उपाय हैं? हवाई हमले होने पर जनता 2-3 मिनट पहले सायरन द्वारा सूचना दी जाती है। इससे बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। सुरक्षित स्थानों पर छिपने 65% तक बचाव हो सकता। खुले में पेट के बल लेटने और 50% तक बचाव हो सकता है। निचले स्थान नाले या खाई में शरण लेने पर 35% तक बचाव हो सकता है। पक्के मकानों में 90% बचाव हो सकता है। गृह में शरण लेने पर 95% बचाव हो सकता है। अतः उक्त विधियों से उपरोक्त छिपकर बचाव किया जा सकता है। अब ये खा है। हवाई हमले से अपने घर को बचाने के लिए ब्लैक आउट करना क्यों आवश्यक है? शत्रु द्वारा रात्रि में हवाई हमले की स्थिति में ब्लैक आउट किया जाता है। इसमें ऐसे उपाय किए जाते हैं जिसमें शत्रु भ्रमित हो जाए और लक्ष्य न पहचान सके। ब्लैक आउट के समय बचाव के उपाय निम्नलिखित है। प्रकाश का प्रतिबंध। 2 स्तरों पर यह प्रतिबंध लगाया जाता है। प्रथम स्तर पर हवाई हमले की संभावना पर मकानों की खिड़की, दरवाजे व रोशनदानों के शीशे काले रंग से रंग दिए जाते हैं। विज्ञापन बोर्डों व विद्युत खंभों की लाइट बंद कर दी जाती है। द्वितीय स्तर पर हमला निश्चित होने पर पूरा अंधेरा कर दिया जाता है। यह पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अब यहाँ पे है दूसरा कैमोफ्लेजिंग व कंसीलमेंट। आकार गोपन व छद्मवेशन। शत्रु बम गिरने के लिए लक्ष्य पहचानने की कोशिश करता है, इसलिए लक्ष्य को पेंट कराना, हरे पत्तों व टहनियों से ढकना जरूरी होता है। इससे पायलट भ्रमित हो जाता है। अब एक गा है हमारा। नागरिक सुरक्षा संगठन का क्या उद्देश्य है? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई जान माल की हानि को देखते हुए प्रत्येक देश ने अपने यहाँ नागरिक सुरक्षा संगठन की स्थापना की। इस संगठन के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला, हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना। औद्योगिकी, कृषि, दूसरे में उत्पादन बनाए रखना। तीसरा, प्रत्येक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना। शांति काल में अधिकारियों एवं स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करना। सामाजिक व जन कल्याणकारी कार्य जैसे पल्स, पोलियो व महामारी को रोकथाम के लिए टीकाकरण आदि में सहयोग प्रदान करना। आग लगने पर किस तरह से बचाव करना चाहिए? आग लगने पर निम्नलिखित कार्य करके बचाव करना चाहिए। पहला, आग लगने पर सीधे पानी डालकर बुझाना चाहिए। ज्वलनशील पदार्थ, पेट्रोल, डीजल आदि में आग लगने पर हवा से संपर्क हटा देना चाहिए। गैस से आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझानी चाहिए। गैस के रेगुलेटर नॉब को बंद कर देना चाहिए तथा घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए। बिजली से लगी आग पर पानी नहीं डालना चाहिए, बल्कि बुझाने से पहले मेन स्विच से बिजली काट देनी चाहिए। शरीर में आग लगने पर शरीर को कंबल से ढक लेना चाहिए। अब ये अगला क्वेश्चन है, रसोई गैस से आग लगने पर बचाव के कौन कौन से तरीके अपनाएंगे? रसोई गैस में आग लगने पर जूट की बोरी से ढककर आग बुझाना चाहिए। जल्दी से गैस सिलेंडर का नॉब बंद करके बाहर निकाल देना चाहिए। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, नागरिक सुरक्षा संगठन प्राकृतिक आपदाओं के समय सुरक्षा कार्य में सहयोग करती है।
हवाई हमला बंद हो जाने पर हरे रंग की प्रकाश दिखाया जाता है। रात्रि में हवाई हमले के समय दुश्मन को भ्रमित करने के लिए ब्लैक आउट किया जाता है। पेट्रोल से लगी आग को फोम टाइप अग्निशामक यंत्र से बुझाया जाता है। गैस की आग बुझाने के लिए जूट की बोरी का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 3, निम्न कथनों में से जो सही हो उसके आगे राइट का निशान, जो गलत है उसके आगे रॉन्ग का निशान लगाइए। उत्तर है इसका, हवाई हमले की संभावना पर पीले रंग का संकेत दिया जाता है, गलत है ये। दुर्घटना में रक्त स्राव होने पर काटे स्थान को खुला छोड़ देना चाहिए, रॉन्ग है ये। हवाई हमले के समय कानों में रुई लगा लेना चाहिए तथा दांतों के बीच लपेटा हुआ कपड़ा दबा लेना चाहिए, राइट है ये। दम घुटने पर मरीज के शरीर की मालिश करनी चाहिए, राइट है। युद्ध की संभावना टल जाने पर नीले प्रकाश द्वारा संकेत दिया जाता है, रॉन्ग है। बिजली से लगी आग बुझाने के पहले मेन स्विच बंद कर दिया जाता है, राइट है। अब यहाँ मिलान कीजिए, लकड़ी का ठोस से हो जाएगा मिलान, पेट्रोल का द्रव्य से हो जाएगा मिलान, एलपीजी का गैस से हो जाएगा और मैग्नीशियम का धातु से हो जाएगा। अब यहाँ पे चैप्टर 5 है हमारा, दिव्यांग कारण एवं बचाव। अब इसमें अभ्यास है प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिव्यांग के प्रति हमारा क्या दायित्व है? दिव्यांग के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उन्हें स्वतंत्र तथा आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करने में उनकी मदद करें। दिव्यांग के कारणों पर प्रकाश डालिए। दिव्यांगता के निम्नलिखित कारण हैं। जन्मजात दिव्यांगता का कारण आनुवांशिक, गर्भस्थ माता के संतुलित भोजन ना मिलना व कुपोषण, प्राकृतिक आपदाएं जैसे चक्रवात, भूकंप, बाढ़, आंधी, आपसी सांप्रदायिक झगड़े, सड़क रेल दुर्घटनाएं, युद्ध जनित विकलांगता, यातायात संबंधी असावधानी तथा सड़क नियमों की अनभिज्ञता, यंत्रों व मशीनों का कुशल संचालन ना करना। ग, दिव्यांग को सरकार द्वारा मिलने वाली प्रमुख सुविधा के बारे में लिखिए। सरकार द्वारा कई क्षेत्रों में दिव्यांग को विविध सुविधाएं दी जा रही है। पहला, सर्वाधिक भवनों जैसे विद्यालय, बैंक, पार्क आदि में रैंप की व्यवस्था, लिफ्ट में ब्रेल संकेतक और श्रव्य सिग्नल की व्यवस्था, शिक्षा एवं नौकरी में विशेष सुविधाएं, सरकार द्वारा व्हील चेयर, कान की मशीन आदि उपकरणों का मुफ्त वितरण, रेलवे, बस अड्डे, एयरपोर्ट पर विशेष सुविधाएं जैसे रैंप, व्हील चेयर एवं सुगम शौचालय। और इसमें प्रश्न तो है, निम्नलिखित में से सही, राइट तथा गलत पर रॉन्ग का निशान लगाइए। इसे थोड़ा बड़ा कर दूं। स्टीफन हॉकिंग एक प्रसिद्ध सितारवादक है, गलत है, गलत है ये। खा है, दिव्यांग के साथ समानता तथा सम्मान का व्यवहार करना चाहिए, राइट है। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग के लिए चलाई गई योजना है, राइट है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपने पहले हिस्ट्री के सॉल्यूशन वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो और सॉल्यूशन और एनसीईआरटी चैप्टर्स की वीडियो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।